अस्सलाम वालेकुम जी। इंटरनेशनल रिलेशंस के पोर्शन वाइज टेस्ट जो हैं वो हमारे शुरू हो गए। इससे पहले हमने जो बाकी पेपर्स थे वो तो कर ही लिए। और इसमें फिर आपको पता है कि आपका पेपर 1 जो है आईआर का, ये भी 8 सेक्शंस में डिवाइडेड है। और आपका आईआर पेपर 2 भी सिलेबस के लिहाज से वो 8 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो हमने ये जो आईआर पेपर 1 का पहला पेपर पार्ट 1, ये सेक्शन 1 एंड 2 में से बनाया, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ आईआर, इंट्रोडक्शन टू आईआर एंड थेरीज एंड अप्रोचेस, इसमें से बनाया। इसमें फिर मैंने टोटल इस पेपर में 8 सवाल दिए और मैंने इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया था। 4 सवाल मैंने इंट्रो वाले पोर्शन से दिए, 4 सवाल मैंने थेरीज वाले, और आप लोगों को कहा जी 2-2 कर लें यहाँ से। लेकिन अटेम्प्टिंग के सेशन में तो हम सारे लेके चलेंगे। अच्छा जी, अब इस तरह है कि मैंने आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने अपने 2 लेक्चर्स जो कि फेसबुक पे भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ये मैंने शेयर किए हैं। ये 2 लेक्चर जरूर सुन लें ताकि आपको इंट्रो के सेक्शन में मीनिंग ऑफ आईआर का सवाल आ जाए, तब आपने क्या जवाब लिखना है। सही है जी। स्कोप ऑफ आईआर का आ जाए, तब क्या जवाब लिखना है। सिग्निफिकेंस पे आ जाए, तब क्या जवाब लिखना है। समझ आ रही है जी। एंड नेचर पे आ जाए, ये 4 डिफरेंट डोमेन्स हैं। हमारे यहाँ जनरली ये समझ लिया जाता है कि बस एक ही कर लो जी, टॉपिक तैयार है तो सब में फिट इन हो जाए। और फिर आईआर 5वीं जो डोमेन है कि आईआर, इसकी एवोल्यूशन एज एकेडमिक डिसिप्लिन। सही है जी। इन 2 लेक्चर्स में आपको ये 5 बातें मिलेंगी। इन 2 लेक्चर्स में डिटेल लेक्चर है ना, घंटे सवा घंटे के लेक्चर हैं, एक एक दोनों। तो ये जरूर सुन लें जी, ये हाईली रिकमेंडेड है। क्योंकि इस पेपर में आपके 3 सवाल, जो ये वाला पोर्शन है, इसमें से 3 सवाल वो आपके मन इन लेक्चर्स में आपको वो क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई मैंने लिखना क्या था। ये ज़हन में रख लें जी, ये जरूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि वो सिग्निफिकेंस की जगह किसी जगह पर इंपॉर्टेंस का वर्ड यूज करते, ओवरलैपिंग वर्ड है जी। लेकिन याद रखिएगा, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ये मिला के सवाल पूछेगा वो, जब भी पूछेगा। तो मैंने भी इस पेपर में आपसे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस तो साथ इंपॉर्टेंस का वर्ड जोड़ लगा दिया सिग्निफिकेंस की जगह। ठीक है जी। तो ये जरूरी है। और फिर अगर वो सवाल पूछेगा तो वो मीनिंग एंड नेचर, इनको मिला के सवाल पूछेगा। समझ आ गई जी। और या फिर वो एवोल्यूशन ऑफ आईआर एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। इस पेपर में जो आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा ना जी, इंटरनेशनल रिलेशंस इज ए सेपरेट डिसिप्लिन, ये बेसिकली नेचर से, नेचर ऑफ आईआर, कि ये सेपरेट डिसिप्लिन है या नहीं है। ये जो 3 सवाल हैं इस पेपर के, ये तीनों सवाल, यानी कि मैं इसकी अटेम्प्टिंग नहीं बयान कर सकता अनलेस एंड अनटिल कि मेरा स्टूडेंट उसको मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस, नेचर और एवोल्यूशन, तो ये बेसिकली 3 सवाल, मैं अलग अलग सवालों के जवाब नहीं दे रहा। मैं अब जो देने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने लेक्चर्स को, उन 2 लेक्चर्स को डिटेल में सुन लें। और यहां पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब भी वो आपसे मीनिंग ऑफ आईआर का पूछेगा, तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है मुझे आईआर डिफाइन करके बताओ। सही है जी। डिफाइन आईआर, मीनिंग ऑफ आईआर के कॉन्टेक्स्ट में। अब वो जी थेरिस्ट कैसे डिफाइन करती हैं, वो एकेडमिक्स कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने जो आपको लेक्चर्स आप सुनेंगे, ये इसमें पहले लेक्चर का पहला टॉपिक ही यही। तो डिट्टो उसी तरह फलाना ऑथर ये कहता है, फलाना ऑथर ये कहता है, तो आपने यहाँ स्कॉलर्स को 10-12 स्कॉलर्स को जरूर मेंशन करना है, रट्टा मार लें इन टॉपिक्स को, याद कर लें।
क्योंकि इसमें से उसने कोई एक आधा सवाल पूछना ही पूछना है। जब वो आपसे पूछेगा स्कोप ऑफ आईआर पे, तो ये जनाब कैसे कैसे जो है वो ये स्कोप डेवलप हुआ, ये स्कोप कैसे एक्सपैंड होता गया। पहले स्टेट्स थी जी, फिर अदर एक्टर्स आते गए जी। सही है जी। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में दूसरा जो आप लेक्चर इसमें, यानी कि पहले लेक्चर का दूसरा पार्ट जो उसमें स्कोप की बात हो रही होगी, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, दूसरे लेक्चर के एंड में आपको ये इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आईआर, ये सिग्निफिकेंस सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में आईआर का मैनकाइंड पर क्या इंपैक्ट है, ओवरऑल इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, डेली लाइफ के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये फ्रेमवर्क है। जनरली एक ही लेक्चर एक ही चीज में एकेडमीज और टीचर्स जो हैं वो बस इंट्रो टू आईआर पे एक लेक्चर दे के बात खत्म कर देती हैं। ये अलग अलग हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद नेचर, नेचर की डिबेट में आप देखते हैं जस्टिफाई करते हैं आईआर एज एकेडमिक डिसिप्लिन। ये है एकेडमिक डिसिप्लिन या नहीं है, समझ आ रही जी। और फिर यानी एक चीज हो गई, दो, तीन, चार, वो लार्जली स्कोप एंड इंपॉर्टेंस को मिला के पूछेगा, तीन को भी मिला के पूछ सकता है, लेकिन लार्जली स्कोप एंड सिग्निफिकेंस को इकट्ठा, मीनिंग एंड नेचर को इकट्ठा, और कभी कभी सिर्फ नेचर। सो मैंने जो आपसे पूछा सवाल पहला, वो पूछा डिफाइन आईआर और डिस्कस करें इसके स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। नहीं, तीन चीजें मिला के पूछ ली। डिफाइन आईआर, मीनिंग आपने डेवलप करवाना है, स्कोप, इंपॉर्टेंस। सो ये जरूरी है कि आप ये दो लेक्चर्स जो हैं वो हर हाल में सुने, हर हाल में, क्योंकि पहले पोर्शन में से तकरीबन हर पेपर में उसने एक आधा सवाल दिया होगा, एक आधा पेपर छोड़ के। तो ये चार चीजें अलग अलग स्टूडेंट्स की विद रेफरेंस, यहां जेनेरिक बातें नहीं करनी, स्कॉलर का नाम देना है, उसकी बुक का नाम देना है, और तब उसका आर्गुमेंट लिखना है। कहां से मिलेगा? इसी लेक्चर में। पूरा बोर्ड पे दिया हुआ लेक्चर है, बोर्ड में लिखा हुआ एक एक पॉइंट लिखी जा रहा हूं मैं, आगे चाहे जा रहा हूं, वो चाहे नोट डाउन कर लें, रट्टा मार लें, याद कर लें, आई डैम केयर। लेकिन ये इस पोर्शन में ये 5 सवाल बनते हैं, मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, नेचर, एंड देन आईआर एंड एकेडमिक डिसिप्लिन, इसकी एवोल्यूशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन तो जनाब इसके हिस्टोरिकल रूट्स भी हैं, और इसमें फिर ग्रेट डिबेट्स भी हैं। ये भी इन्हीं जो दूसरा लेक्चर है उसमें ये चीज मौजूद है जी। 4 वॉर्स हैं और 4 डिबेट्स। वॉर्स कौन कौन सी, कब से कब हुई, डिबेट कौन कौन सी, कौन उसका खालिक व मालिक है, एग्जैक्ट एक्यूरेट बुक्स के हवाले इन 5 में से, यानी कि ये एक बनता है जी आपका इंट्रोडक्शन टू आईआर। अभी पूरा नहीं है क्योंकि एक टॉपिक और नेशन स्टेट का भी है, लेकिन ये वाला पोर्शन तो हाईली रिकमेंडेड है कि इसमें आपके स्कॉलर्स के नाम आ रहे हों, बुक्स के नाम आ रहे हों। सो एक सवाल तो ये मैंने आपसे ये वाला पूछा। दूसरा सवाल मैंने पूछा, इंटरनेशनल रिलेशन इज ए सेपरेट डिसिप्लिन। तो हम लगता है कि ये क्या सवाल हुआ, नेचर बतानी है, नेचर ऑफ आईआर सेपरेट डिसिप्लिन है या नहीं है। इस पर जो ऑप्टिमिस्टिक्स हैं कि हाँ जी है, वो क्या कहते हैं, और इस पे पैसिमिस्टिक्स जो हैं वो क्या कहते हैं विद रेफरेंस। तो आप जब वो लेक्चर सुनेंगे तो विद रेफरेंस आपको चीजें इनिशियली शुरू में लेक्चर के ऑथर का रेफरेंस, उसकी किताब का रेफरेंस याद कर लें, रट्टे मार लें, लेकिन ये हवाओं में बातें नहीं करनी।
किसी भी सूरत। यानी इनकी अटेम्प्टिंग, इस तरह के सवालों की अटेम्प्टिंग बीइंग अ टीचर, वो बयान नहीं की जा सकती। वो ये है कि यार ये आपने टू द पॉइंट एग्जैक्ट विद रेफरेंस ही बात करनी है और ये नेचर है। अब इसको फैलाना कैसे है, तो मैं आपको बुक का सोर्स, आप अगर बुक देखना चाहते हैं तो आप पीयू घोष देख लें। पीयू घोष का इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसमें थोड़ा इन सारी चीजों को हाईलाइट किया हुआ है। मेरे लेक्चर में बाकी सोर्सेज से भी चीजें हैं मौजूद हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वो लेक्चर दो, लिंक मैंने भेज दिया, कि वो हर हाल में पॉइंट्स लिख लें, नोट डाउन कर लें, उनको याद कर लें, रट्टा मार इस पोर्शन के लिए। तो ये 3 सवाल मैंने पूछे आपसे, और आखिरी सवाल मैंने पूछा आपसे इसी पोर्शन का एक और, कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस थ्रू विच IR एक्वायर्ड स्टेटस ऑफ एन एकेडमिक डिसिप्लिन। अब वहां पे ये नहीं समझना कि यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ये एकेडमिक डिसिप्लिन बताना है कि नहीं है, नहीं, वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस पे फोकस कर, ये वाला है। ये 5वां एरिया, एवोल्यूशन ऑफ IR, वॉर्स 4 बड़ी और 4 बड़ी डिबेट्स, इनकी डिटेल ये दिनों में बैठा लीजिए। इन 1 2 3 4 5, इन 5 के अलावा छठा जो एरिया है इंट्रोडक्शन का, वो है जी आपकी नेशन स्टेट एंड नेशन स्टेट सिस्टम। इनको मिला के वो जरूर सवाल पूछेगा। अब लेकिन इस सवाल में वैसे तो नेशन स्टेट सिस्टम पे भी जो है वो मैं लेक्चर दे सकता हूं आपको कि जी वो सुन लें आप, लेकिन नहीं, यहाँ पे सवाल की नेचर जरा डिफरेंट है, क्योंकि ये बाकी जो 3 सवाल वो सीधे सीधे हैं, उसमें आपसे उसने टू द पॉइंट स्पेसिफिक बात पूछी, इसलिए मैंने कहा कि 2 लेक्चर सुन। ये जो सवाल है वो कहता है जनाब डिस्कस करें कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट एंड evaluates its future in the light of 21st century developments। समझ आ रही है? तो यहां वो उसने आपसे आपका नॉलेज जो है नेशन स्टेट का वो क्या है और उसको आप कैसे अप्लाई करेंगे 21st सेंचुरी में। तो अब इसका जवाब जो है वो पूरा मैं ऑर्डर में बना के दूंगा। आप उसको सबसे पहले तो बताएंगे कि नेशन स्टेट क्या है। नेशन स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है ना जी, वो पाल्मर एंड परकिंस का है। इसकी किताब के इंट्रोडक्शन में कि नेशन स्टेट है क्या, ये कैसे बनी, और फिर जब डिफरेंट नेशन स्टेट्स बन गई तो इनके दरमियान ऑपरेटिव हुआ नेशन स्टेट सिस्टम। हम आपस में रहेंगे कैसे ये नेशन स्टेट्स। सो सबसे पहले तो मैं उसको पाल्मर एंड परकिंस के कॉन्टेक्स्ट में नेशन स्टेट के आइडिया, फिर जनाब ये कॉन्स्टिट्यूट होते हैं मिलके एक नेशन स्टेट सिस्टम, मैं इस पे बताऊं। मैं एज्यूम करता हूँ ये 5 नंबर का पोर्शन हो, और आगे पूछता है जनाब कि इसका फ्यूचर क्या है इन द लाइट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में नेशन स्टेट, वी द पीपल must have our own political government based on principle of right of self determination। ये नेशन स्टेट है जी। हम लोग, हमारी अपनी हुकूमत होनी चाहिए हक के खुद इरादियत की बुनियाद पर, ये नेशन स्टेट का आइडिया। अब उसमें वन नेशन भी ये क्लेम कर सकती है और मल्टीपल नेशंस एक साथ रहने वाली वो भी ये सेम क्लेम कर सकती हैं, क्योंकि वो द पीपल की बात हो रही। तो जरूरी नहीं है कि नेशन स्टेट वन नेशन, एक कौम, जुबान, रंग, नस्ल के लिहाज से वही क्लेम कर रही हो। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी गवर्नमेंट बनाई यानी रेवोल्यूशन के लिए, आजादी के लिए, तो ये तो मल्टीपल नेशंस थी। को ब्रिटिश था, को आयरिश था, को फ्रेंच था, को जर्मन था, सारे आके बातकार हुए थे। सबने मिलके कहा ना कि हमें एक हुकूमत चाहिए।
सो जरूरी नहीं है कि एक कौम एक स्टेट मांगे तो वही नेशन स्टेट है, ये उसको शुरू में बता के जाएं, क्योंकि इसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर आप 21st सेंचुरी में जब आप आएंगे ना जी, तो आप कहेंगे जी 21st सेंचुरी में ये जो ट्रेडिशनल एक तस्वुर है नेशन स्टेट का, ये चेंज हो रहा है। अब मल्टीपल नेशंस वो क्लेम्स नहीं कर रही कि हाँ हम आओ जी, हम एक गवर्नमेंट बनानी है, हम एक नेशन स्टेट है, हमें हमारी एक टेरिटरी दे दो, उसमें हमारी गवर्नमेंट हो जाए, उसमें हम जो जितने भी लोग रह रहे हैं हम एक कौम है। अब ये तस्वर 21वीं सदी में, अब वन नेशन, लैंग्वेज की बेस पर, कलर की बेस पर, समझ आ रही जी, वो क्लेम्स कर रहा है लार्जली। सब एथनिक ग्रुप, एक ही बड़ी एथनिसिटी में कोई सब एथनिक ग्रुप वो अपनी सब एथनिसिटी पे क्लेम कर रहा है। सो अभी 21वीं सदी में कैसे कर रहा, मैंने जाहिर है इसको जस्टिफाई करना, तो मैं कहता हूं आओ जी मैं आपको मिडिल ईस्ट में ले जाता हूँ, मिडिल ईस्ट की केस स्टडी, मिडिल ईस्ट की केस स्टडी कुर्द की जी। कुर्द डिवाइडेड है मुख्तलिफ स्टेट्स में, लेकिन इन्होंने जी अपना इराक में रेफरेंडम भी करवाने की कोशिश की, 2017 में रेफरेंडम भी करवाने की कोशिश की कि हमें जनाब एक अलग मुल्क चाहिए अपना। कुर्द एक रेस है, ठीक है जी। आए जी हमारे पास एक अफ्रीका से भी केस स्टडी हम देख लेते हैं। अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में साउथ सूडान, साउथ सूडान की सेपरेशन फ्रॉम सूडान, उसमें साथ रिलीजन का भी इम्पैक्ट, बीइंग क्रिश्चियन हम अलग हैं जी, हम सेपरेट हैं जी, ये भी मौजूद है। फिर आ जाते हैं जनाब आपके पास यूरोप में जी, यूरोप में ईस्ट यूक्रेन, सब एथनिक ग्रुप, दोनस्क और लोहान्स्क के एरिया में, हमें अलग हमारे मुल्क चाहिए जी, समझ आ रही है जी। फिर जनाब यूरोप में बेल्जियम, बेल्जियम में जनाब फ्लैंडर पीपल अलहदा क्लेम कर रहे हैं, वेलोनियंस अलहदा क्लेम कर रहे हैं। फिर जनाब डेनमार्क, डेनमार्क का इलाका फैरो आइलैंड, फैरो पीपल, वो समझते हैं हमारा कल्चर लैंग्वेज हर चीज डिफरेंट। फिर स्पेन, स्पेन में कैटलोनियंस डिमांड करते नजर आते हैं। ये सब 21st सेंचुरी में हुआ है या हो रहा है, और तकरीबन सारी जगहों पर कोई एक सब एथनिक सेपरेट नेशन डिराइव्ड कर रहा है वो अपने आप को किसी लैंग्वेज से, किसी रिलीजन से, किसी कल्चर से, यानी वन नेशन, कोई मल्टीपल, ये इसमें वो चीज नहीं है जी जो पहले हमें कई जगह पे नजर आई हैं आजादियां पास्ट में, कि मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ पीपल लेकिन उनकी ख्वाहिश एक। टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, पंजाबी, सिंधी, पख्तून, बलोच, बंगाली, डिफरेंट नेशंस थी, लेकिन एक सेंस ऑफ पर्पस में कि हमारी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, अलहदा पाकिस्तान होना चाहिए। तो उस टेरिटरी में हम एक नेशन है, लेकिन मिनासुल कौम डिफरेंट है, लेकिन उस टेरिटरी में हम एक नेशन है। अब ऐसा नहीं हो रहा 21st सेंचुरी में, अब हम बीइंग अ नेशन भी अलग है और हमें अपनी टेरिटरी में भी हम वन नेशन प्रॉपरली वो डेवलप हो रहा है। तो इसके इश्यूज भी हैं जी, इस फिनोमिना के इश्यूज भी हैं, क्योंकि इस तरह तो फिर नेशन स्टेट्स जो है ये तो फैल जाएंगी जी। अगर ये आज 200 के करीब है तो ये तो हंड्रेड्स में हो जाएंगी, क्योंकि हर कोई क्लेम कर देगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहां कहां राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वो इन्वोक हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमें ऐसे ग्रुप्स को आजादियां देनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो फिर नहीं कंडेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर हर जगह दे देंगे तो ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ नेशन स्टेट बन जाएंगी और वो फिर रिसोर्सेज के लिए दोबारा एक दूसरे से फाइटिंग शुरू कर देगी, तो सबके पास सारे रिसोर्सेज तो नहीं होंगे।
तो राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन का क्लेम है कि अगर आप कॉलोनी है, अगर आपको किसी ने कॉलोनाइज कर लिया, तो आज दुनिया में कोई कॉलोनी नहीं है, अगर आप पे मिलिट्री ऑक्यूपेशन है, अगर मिलिट्री ऑक्यूपेशन, तब आप जस्टिफाइड। सही है जी। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा क्लेम अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही, सो 21st सेंचुरी में लार्जली जितनी भी क्लेम्स है ना जी आजादियों के, एक सेपरेट नेशन स्टेट की, याद रहे कश्मीर में सेपरेट नेशन स्टेट का क्लेम कोई नहीं है। सो धक्के से कश्मीर को नहीं ले आना बीच में। कश्मीर में सेपरेट नेशन स्टेट का क्लेम कोई नहीं है। यूएन की रेजोल्यूशन भी यही है कि प्लेबिसाइड कराओ, पाकिस्तान के साथ शामिल होना या इंडिया के साथ, सेपरेट नेशन स्टेट का क्लेम कोई नहीं है कश्मीर को, तो हर जगह कश्मीर को घुसा नहीं देना। पैलेस्टीन का है, लेकिन क्या पैलेस्टीन कॉलोनी है? नहीं। क्या मिलिट्री ऑक्यूपेशन है? 2005 से मिलिट्री ऑक्यूपेशन खत्म हो चुकी हुई। तो पैलेस्टीनियन कॉज में भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जिक्र आता है। यानी हर ग्रोह किसी ना किसी फॉर्म में वो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का क्लेम यूज करता है। सो जहां जहां ये हो रहा है वहां वहां जस्टिफाइड है। यही वजह है कि हमें कैटलोनिया का रेफरेंडम हुआ, दुनिया ने ऑन नहीं किया ज्यादा कि भाई आपकी कौन सी वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की। कुर्द का नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम था, दुनिया बटी रही, लेकिन बहुत ज्यादा कोई और वो नहीं मिला। लेकिन ईस्ट यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि दुनिया सपोर्ट करती है, दुनिया कहती है चलो इंडिपेंडेंस नहीं तो ऑटोनोमस होना चाहिए। यूक्रेन ने काफी ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की हैं यूक्रेन के मुख्तलिफ नाजी ग्रुप्स ने ईस्ट यूक्रेन में। तो उसी वायलेशन को गो के तरीका रशियंस का कंडेमनेबल है। एक इतनी बड़ी पावर को छोटे से यूक्रेन पे इन्वेड नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्लेम ईस्ट यूक्रेन के जस्टिफाइड। सो इस पैटर्न में इस सवाल में जाना था, जरा हट के सवाल था, तो इसलिए मैंने इसको फिर एक्सप्लेन किया। बाकी तीन जो है वो सीधे सीधे सवाल है कि जो जिसके लिए मैं फिर अगेन रिकमेंड कर रहा हूं कि वो 2 लेक्चर्स जो लिंक भेजा है वो जरूर सुनें। इसके बाद उसने आपसे पूछा नीचे थ्योरी अप्रोचेज वाले सवालों में कि जनाब न्यो रियलिस्ट विद एग्जांपल्स बताएं, और जनाब ये क्लासिकल रियलिज्म से कैसे डिफरेंट है जी। मैं इस सवाल को लेकर चलूंगा तो मैं पहले बात यही करूंगा कि न्यो रियलिज्म को समझने के लिए केनेथ वॉल्ट्स वो तो खुद कहता है कि न्यो रियलिज्म को समझना है तो कंपैरिजन से समझो विद क्लासिकल रियलिज्म। तो केनेथ वॉल्ट्स कैसा कंपैरिजन ड्राइव करता, मैं तो उसी पे चलूंगा। क्लासिकल रियलिज्म, न्यो रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म जो है वो यूनिट बेस्ड एनालिसिस है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड एनालिसिस है। समझ आ रही जी। क्लासिकल रियलिज्म में अनार्की सिर्फ कंडीशन है, न्यो रियलिज्म में अनार्की डिफाइंस सिस्टम। क्लासिकल रियलिज्म का पावर का कॉन्सेप्ट वो रिजिड है, न्यो रियलिज्म का पावर का कॉन्सेप्ट फ्लेक्सिबल है। सो मैं इस डोमेन में इनका कंपैरिजन से, ये तो केनेथ वॉल्ट्स खुद बनाता है कंपैरिजन कि भाई अगर आपने समझ नहीं है बात न्यो रियलिज्म की तो वो क्लासिकल रियलिज्म से कंपैरिजन में समझ आएगी। तो पहले तो मैं इस बात का जवाब दूंगा, ठीक है जी। फिर मैं हेडर दूंगा जी मेन प्रिंसिपल्स ऑफ न्यो रियलिज्म। न्यो रियलिज्म के मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं उन पे बात करूंगा मैं बात करूंगा जनाब कि स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है जी सिस्टम में, स्ट्रक्चर ऑफ अनार्की, स्ट्रक्चर ऑफ पावर जैसा कि बताया जाता है, ये कैसे रिस्ट्रेंट करते हैं जी स्टेट की सेल्फिश मोटिव को रिस्ट्रेंट करते हैं। अगर मुझे पता है न्यो रियलिज्म का, ये नहीं है कि बस जंगे कर दो, तो मैं उसकी बात उसको लेकर जब स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ अनार्की और पावर को वायलेट करती है तो तभी वो वॉर में जाती है जी। और ऐसी वॉर उसके लिए प्रॉब्लमेटिक ही होती है, जैसा कि इराक वॉर की, जैसा कि अफगानिस्तान की वॉर हुई एक्सेट्रा, जैसे कि रशियंस फंस गए अब यूक्रेन में। तो जब आप अनार्की और पावर के स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं तब आप एक वॉर में फंस जाते हैं जी। तो सबसे पहले मैं उसको स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बताऊंगा जी, मेन प्रिंसिपल न्यो रियलिज्म।
फिर मैं उसको बताऊंगा कि कैसे रिलेटिव गेन्स, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें अनार्की डिफाइन करती है सिस्टम को। अनार्की को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, नो वन। क्यों? क्योंकि सब रिलेटिव गेन्स में ऑपरेट कर रहे होते हैं। सो मैं उसको रिलेटिव गेन्स का फ्रेमवर्क लेके चलूंगा एज अ मेन प्रिंसिपल जो न्यूरियलिज्म का। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है। सो न्यूरियलिस्ट के नजदीक स्टेबिलिटी एक बाइपोलर वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकती है। ऑफ कोर्स बाइपोलर वर्ल्ड वो कोल्ड वॉर का रेफरेंस जो है वो दे, तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा। यूं मेरा सवाल चलेगा कि जिसमें मैं डेवलप करूं अपने आंसर को। सो ये जरूरी है कि इसकी समझ हो। फिर जनाब उसने दूसरा सवाल पूछ लिया, पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट डिबेट, इनके बारे में बताएं जी। इनमें डाइवर्जेंस भी है जी, है, और क्या कोई कन्वर्जेंस का पॉइंट भी है कहीं पे कि ये मिलते भी हैं आपस में। तो मैं जनाब सीधा सीधा सवाल बताऊंगा कि जी 4 डिबेट्स हैं आईआर में, और ये लास्ट डिबेट है आईआर की। इसके बाद आईआर में कोई डिबेट नहीं आई। मैं उसको बता दूंगा कि जनाब ये फोर्थ डिबेट पॉजिटिविस्ट वर्सेस। 2 आईआर में डिबेट्स ऐसी हैं जो थ्योरी बेस्ड डिबेट्स हैं, और 2 आईआर में डिबेट्स ऐसी हैं कि जो मेथोडोलॉजी की डिबेट्स हैं। थ्योरी बेस्ड डिबेट में आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म है, न्यो न्यो डिबेट है। मेथोडोलॉजी में ट्रेडिशनल वर्सेस बिहेवियरल एंड पॉजिटिविस्ट वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविस्ट, ये है जी। सो इनका जनाब कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस से पहले मैं अपना एक इंट्रो इस तरह का डेवलप करके बताता हूँ। सो जी देख लेते हैं जी, फिर इनमें डाइवर्जेंस कहाँ कहाँ है जी। हाँ, मैं 3-4 लाइनों में पॉजिटिविज्म बता दूं उसको, और 3-4 लाइनों में मैं पोस्ट पॉजिटिविज्म बता दूं, लेकिन फिर डाइवर्जेंस पे। डाइवर्जेंस में पहले ही डाइवर्जेंस जो है जी वो फाउंडेशनल वर्सेस एंटी फाउंडेशनल। पॉजिटिविस्ट फाउंडेशनलिस्ट हैं जी, और पोस्ट पॉजिटिविस्ट एंटी फाउंडेशनलिस्ट हैं जी। इसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं एक्सप्लेनेटरी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूटिव। एक्सप्लेनेटरी हैं जी थेरीज, पॉजिटिविस्ट थेरीज, और पोस्ट पॉजिटिविस्ट थेरीज कॉन्स्टिट्यूटिव है। फिर जनाब एक्सटर्नल टू द वर्ल्ड वर्सेस इंटरनलाइज्ड। पॉजिटिविस्ट थेरीज एक्सटर्नल टू द वर्ल्ड रहते हुए दुनिया को आप बता रहे हैं जी, ये इंटरनलाइज्ड है जी। फिर उसके बाद वर्ल्ड, अच्छा सॉरी वर्ल्ड व्यू तो इनका उसमें आ जाएगा कंपैरिजन में। फिर उसके बाद जनाब साइंटिफिक वर्सेस स्केप्टिक। तो पॉजिटिविस्ट थ्योरीज लार्जली साइंटिफिक है, और पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरीज वो स्केप्टिक हैं जी। ये कुछ 3-4 बड़े इनके मैं डाइवर्जेंस बता दूंगा। फिर मैं कन्वर्जेंस में आ जाऊंगा जी। अनार्की, अनार्की का आइडिया मौजूद है जी पॉजिटिविस्ट थ्योरीज में भी, पोस्ट पॉजिटिविस्ट में। हाउएवर इसकी जो इंटरप्रिटेशन है इसमें इश्यूज हैं, लेकिन अनार्की मौजूद है। और दूसरा फिर कन्वर्जेंस वर्ल्ड व्यू का जी। एक वर्ल्ड व्यू रखती है, कोई भी एक्सप्लेनेटरी थ्योरी है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है, वो अपना एक वर्ल्ड व्यू रखती है, ये कॉमन है इनमें। हाउएवर कुछ पोस्ट पॉजिटिविस्ट थ्योरीज ऐसी हैं जैसे फेमिनिज्म, ये सबस्टांटिव है जी, इसका कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है, लेकिन लार्जली वर्ल्ड व्यू रखती है। सो मैं इस फ्रेमवर्क में रहते हुए, अगर मैंने एक चार्ट भी बनाना तो मैं एक चार्ट भी बना दूंगा कि पॉजिटिविस्ट थ्योरीज कौन सी हैं जी। इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस वाली, रैशनल चॉइस वाली, एंड बिहेवियरल, ये पॉजिटिविस्ट थ्योरीज है जी। पोस्ट पॉजिटिविस्ट में कौन सी हैं जी,
लार्जली आप कह सकते हैं, आप टू सम एक्सटेंट जी कंस्ट्रक्टिविज्म है जी, फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ मार्क्सिज्म है जी, फेमिनिज्म है जी, सही जी, एंड ऑल डिफरेंट पोस्ट पॉजिटिव पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच, पोस्ट मॉडर्निज्म जिन थेरीज में रिफ्लेक्ट होता है जी एज एन ऑपोजिशनल मूवमेंट। तो ये मैंने चार्ट भी बनाना है, तो मैं एक चार्ट भी बना दूंगा ताकि मैं उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग बता दूं। इसको तैयार करने के लिए खास तौर पे दो सोर्सेज हैं। तैयार क्या करना, जिसकी सारी थेरीज तैयार हैं वही इस डिबेट को लेके चल सकता है, वरना नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी दो सोर्सेज वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, बल्कि मैं कई दफा भूल जाता हूँ, अभी ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ही मैं इनको जो है वो शेयर कर देता हूँ ताकि जो है वो मैं भूल ना जाऊं। ये खास तौर पे पॉजिटिव पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो डिबेट है ना जी, उससे रिलेटेड। अगर किसी के पास पीओ घोष नहीं है तो मैं पीओ घोष भी साथ सेंड कर रहा हूँ। पीओ घोष जो है वो आपका शुरू वाला जो पोर्शन के इंट्रोडक्शन के साथ जो उसके लिए अगर कोई करना चाहे तो ठीक है जी। ये मैंने शेयर कर दिया। सो वो लेक्चर दो जरूर सुन लें, उसके बाद ये इसको भी देख लें डिबेट। फिर उसके बाद अगला उसने पूछा जी आइडलिज्म का तीसरा सवाल। जनाब कॉन्सेप्ट बताएं आइडलिज्म का, इसके कोर परसेप्शंस बताएं, इसका एजेंडा ऑफ पीस बताएं। सो आइडलिज्म फर्स्ट थ्योरी आई आर की, कोर परसेप्शंस उसके यानी उसके फीचर्स जो हैं वो बता दें आप, सीधा सीधा सवाल है। लेकिन एजेंडा ऑफ पीस यानी मैं इस सवाल का जवाब लिखूंगा तो मैं बताऊंगा कि आइडलिज्म की थ्योरी से ही तो आईआर की थ्योरेटिकल फाउंडेशंस इस डिसिप्लिन की शुरू होती हैं। इसके कोर परसेप्शंस का ही हेडर दे दूं मैं, तो मैं बता दूं जी डोमेस्टिक एनोलॉजी होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स कैसा होना चाहिए, ओपन डिप्लोमेसी होनी चाहिए, इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, सही है जी, ऑप्टिमिस्टिक ह्यूमन नेचर है जी, तो लिहाजा ये सारी चीजें पॉसिबल हैं जी। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए जी, जो कि लीग ऑफ नेशन से बना भी जी। ये कोर जो इसके परसेप्शन इक्वल टू फीचर्स। बट जहां से वो मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछना चाह रहा है ना जी, वो पूछना चाह रहा है एजेंडा ऑफ पीस मेरा क्या है जी आइडलिज्म का। तो एक तो प्रैक्टिकल एजेंडा कि लीग ऑफ नेशन बना दो, ठीक है, लेकिन इनका थ्योरेटिकल एजेंडा ऑफ पीस, इसके लिए हमें जी इनका कंपैरिजन करना पड़ेगा विद लिबरल इंटरनेशनलिस्ट्स, जो इससे पहले 18th और 19th सेंचुरी में मौजूद था। ये आइडिया लिबरल इंटरनेशनलिस्ट जिसमें कांट बहुत मशहूर है, उसका परपेचुअल पीस का आइडिया मैं वो बताऊंगा जी, कि जनाब पीस जो है वो नेचुरल है इनके लिए। लेकिन जब मैं आइडलिस्ट में आता हूं ना जी, तो आइडलिस्ट कहते हैं पीस कंस्ट्रक्शन है। पावर की परस्यूट ने सिस्टम को इतना करप्ट कर दिया कि अब पीस नेचुरल नहीं रहा, पीस की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और जनाब वो कोशिश ऐसे होगी हमारे कोर परसेप्शंस को चला के। ये है एजेंडा ऑफ पीस का फ्रेमवर्क। यहां से उसने आपकी थ्रेटिकल और थ्योरी की जो आपकी ग्रिप है वो चेक कर ली। सो इस पैटर्न पे चल, वरना आसान सवाल है सीधा सीधा। इस आर्गुमेंट को समझने के लिए ये भी मैं आपके साथ अभी सोर्स जो है वो शेयर करने लगा हूं। जॉन बैलिस का किताब का एक जो है ना वो चैप्टर है, लेकिन हर उसके एडिशन में नहीं है, सही है जी। जॉन बैलिस
ये उसके खास तौर पर जो है सेकंड एडिशन में मौजूद है जी। ये भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं ताकि आसानी रहे। ये मैं शेयर करने लगूँ जी आपके ग्रुप में। ये पुराना एडिशन है। इस एडिशन में जाके ना, ये वो है स्कैंड कॉपी है, तो थोड़ा सा आपको आगे जाना पड़ेगा, जो है वो मूवमेंट करके मैं पेज नंबर वो लिखने लगा हूँ कि वो पेज नंबर मिल जाए। और आप फिर 5, चैप्टर 5, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 7। हाँ जी, ये पेज नंबर जब आप इसको खोलेंगे ना जी, तो ये लिबरलिज्म का आपको मिलेगा, लिबरलिज्म का। तो ये मैं आपके ग्रुप में शेयर करने लगा हूँ जी, ये भी। और उसके साथ मैं आगे लिखने भी लगा हूँ। ये चैप्टर नंबर 8 होगा, आप आगे इसको लेके चलते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, तो चैप्टर नंबर 8 लिबरलिज्म का। और उसमें भी इंट्रोडक्शन, वैरायटीज ऑफ लिबरलिज्म, और उस शुरू के यानी कि फिर आइडियलिज्म। हाँ, पहले आपने 4 से 5 पेजेस देखने हैं जी बेसिस के। मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, चैप्टर 8 लिबरलिज्म, फर्स्ट 4-5 पेजेस। ये भी मैंने लिख दिया जी। अभी इसलिए लिख दिया है ताकि बाद में मैं भूल ना जाऊं। सो यूं ये सवाल का जवाब जो है वो चलेगा जी। इसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल उसने आपसे पूछ लिया, कितने हो गए? अच्छा, रियलिज्म वाला हो गया, पॉजिटिविस्ट हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल में उससे आपको पूछ रहा है जनाब कि उसको सेकंड जो ग्रेट डिबेट है उस पर कंप्रिहेंसिव नोट लिखेंगे। सेकंड डिबेट फर्स्ट मेथोडोलॉजिकल डिबेट है, क्योंकि पहली डिबेट तो थ्योरी की है, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। तो सेकंड डिबेट में ट्रेडिशनल अप्रोच एज अ थ्योरी, इस ट्रेडिशनल अप्रोच से आइडियलिज्म डेवलप हुआ, इसी से क्लासिकल रियलिज्म डेवलप हुआ, एंड बिहेवियरल अप्रोच जिससे न्यू रियलिज्म बना, न्यू लिबरलिज्म बना। यानी सेम मेथोडोलॉजी से दो कंट्रास्टिंग थियरीज बन सकती। मेथड है ना जी, फॉलो किया, इंटेंशन तो फॉलो नहीं ना करनी, मेथड फॉलो करना। तो जनाब उसने आपसे ट्रेडिशनल और बिहेवियरल अप्रोच का कंपैरिजन पूछ लिया। ट्रेडिशनल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच हिस्टोरिकल, बिहेवियरल अप्रोच हिस्टोरिकल डाटा। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स को ज्यादा फोकस करती है, डाटा ओरिएंटेड है। सही जी। ये एनालिसिस पे फोकस करती है, ये एक्सप्लेनेशंस पर फोकस करती है। ये स्कॉलर के माइंड यानी स्कॉलर के जो रुझान है वो आगे उसके कॉन्टेक्स्ट में आईआर को देखता है। ये कहता नहीं, स्कॉलर की नहीं, आप हाइपोथेसिस बनाएं, जो बात हाइपोथेसिस में ठीक हो रही है उसको ओके रखें, स्कॉलर का माइंड अप्लाई नहीं होगा, यानी साइंटिफिक स्टडी होगी। सही जी। ट्रेडिशनल अप्रोच बाइस्ड है, बिहेवियरल अप्रोच बाइस्ड नहीं है, क्लेम उनका यही। ट्रेडिशनल अप्रोच में स्टेट को इंपॉर्टेंस है, बिहेवियरल अप्रोच में ज्यादा स्ट्रक्चर्स को इंपॉर्टेंस है,
अब वो स्ट्रक्चर्स कोई अनार्की एंड पावर का बना लें न्यू रियलिज्म वाले, या कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का बना लें जो है न्यू लिबरलिज्म वाले। समझ आ रही जी? सो यूं इनका कंपैरिजन को ड्रॉ करते हुए मैं सवाल का जवाब दूंगा। ये तो बच्चों वाली बात है, हर स्टूडेंट के लिए ये इजी है, हर सोर्स में दिया हुआ है, पीओ घोष में भी दिया हुआ है, हर टेक्स्ट बुक में ये डिबेट मौजूद है, क्योंकि शुरू शुरू की डिबेट ही है, 1950s की डिबेट है, 50s की, तो ये तो हर जगह मौजूद है। ये जी 8 सवाल थे इस पेपर के, जो नेट का इशू था, तो मैंने कहा अभी शेयर फिर कर देते हैं जी। सोर्सेज मैंने इनसे रिलेटेड शेयर कर दिए जी। ऑल द बेस्ट।